बहुत सालों के बाद सोना माँ बनने वाली थी। सोना अपने घोंसले में 7 अंडे दी थी। सोना को अपने अंडे से बच्चे बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बधाई हो सोना, तुम्हें बहुत सालों के बाद एक साथ 7 अंडे हुए हैं। सोना, ये लो, सेब खा लो। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई थी। तुम तो अंडे पर बैठी हुई हो ना, तो तुम्हें तो भोजन लाने जाने बनेगा ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई थी। शुक्रिया राधा बहन, तुम मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हो। वैसे भी मुझे अंडों को छोड़कर भोजन लाने के लिए दिक्कत हो रही थी। मैं भोजन लाने नहीं जा पा रही थी। सोना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास जल्दी से आ जाऊंगी। ठीक है राधा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। ठीक है सोना, अब मैं चलती हूँ, वरना राजू जी मुझे डांटेंगे अगर देरी हो जाएगी तो। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। इधर सोना खुद से बोलती है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ना जाने अब इतनी जल्दी थक कैसे जाती हूँ मैं। चक्कर भी आते हैं मुझे। हाँ, शायद अंडा देने से मुझे कमजोरी हो गई है। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर सोना अपने घोंसले में सो जाती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद सोना के 7 अंडे फूट जाते हैं और उसमें से 7 बेटियां निकलती हैं। सोना अपनी बेटियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन 7 बेटियों की खबर गांव-गांव में बातें फैल गई थी। अरे राधा, सुना है तुम्हारी सहेली सोना के आधा दर्जन से भी ज्यादा बेटी हुई है। हाँ बुलबुल, तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन इसमें मजाक क्यों बना रही हो तुम सब मिल कर के? बोलो, अब उसके हाथ में तो नहीं है ना बेटा लाना, और औलाद जो भी हो अच्छा ही रहते हैं, समझी? अरे अरे, इतना नाराज क्यों हो रही हो? लगता है तुम्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, समय से घर पहुँचना है मुझे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वरना राजू फिर से मारने लगेगा तुम्हें। तुम जैसे ईमानदार पक्षी के साथ ऐसे ही मुसीबत पीछा करती है, समझी? पागल चिड़िया कहीं की। लगता है तुम्हारे पास ज़्यादा ही दिमाग हो गया है, या फिर दिमाग कहीं से उधार मांग कर आई हो जो इतना बोल रही हो। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। बुलबुल तो बस राधा को टुकुर टुकुर देखते ही रह जाती है और फिर ऐसे ही वक्त गुजर जाते हैं। मेरी बेटियाँ, तुम सभी को तो भूख लगी होगी ना। मैं अभी तुम लोगों के लिए नरम नरम भोजन लेकर आती हूँ, लेकिन मेरी जान, आप सभी घोंसले से बाहर बिल्कुल भी मत आना, समझे? ठीक है मम्मा, हम लोग घोंसले से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर राधा अपने घोंसले से बच्चों के लिए भोजन लाने चली जाती है। सोना भोजन ढूंढते ढूंढते थक जाती है, लेकिन सोना को तो भोजन मिलता ही नहीं है। हाय दैया, क्या करूं? भोजन तो मिला ही नहीं, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। ना जाने क्यों मेरी सांसें फूल रही है, चक्कर जैसा भी आ रहा है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? सोना ऐसे बात ही कर रही थी कि वो अचानक से पेड़ से चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। उसी रास्ते से राधा भी गुजर रही थी। राधा की नज़र सोना पर जाती है। वो तुरंत सोना के पास आ जाती है। हाय दैया,
ये क्या हो गया सोना को? ये तो बेहोश गिरी पड़ी हुई है। मुझे जल्दी से इसे घर पहुंचाना होगा और डॉक्टर से दिखाना होगा। ना जाने सोना को क्या हो गया है। फिर राधा सोना को घर ले जाती है और घोंसले में सुला देती है। राधा मौसी, मेरी मम्मा को क्या हुआ है? कुछ नहीं गुड़िया बेटी, तुम अपनी मम्मा का ख्याल रखना। मैं डॉक्टर को बुला कर आती हूँ। फिर राधा नैना डॉक्टर को लेकर आ जाती है। नैना डॉक्टर सोना का चेकअप करती है। नैना तो हैरान हो गई और अकेले में राधा से बोलती है। राधा, सोना की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना जाने उसकी बेटियों का अब क्या होगा। नैना डॉक्टर, क्या बात है? साफ साफ बताइए मुझे। राधा, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सोना के दोनों किडनी फेल हो गया है। इसका बचना अब नामुमकिन है। हाय दैया, अब क्या होगा सोना की बेटियों का? ना जाने ईश्वर क्या चाहता है। लेकिन नैना डॉक्टर, सोना की बेटियों को कैसे बताऊं? वो तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं। वो तो अभी सही से उड़ना भी नहीं जानती है। वो इस दुख को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे लगता है उन्हें ये सब नहीं बताना चाहिए। राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दुखों का पहाड़ तो उन पर टूटेगा ही। इसीलिए अभी ही बताना बेहतर है। जितना दिन तक सोना रहेगी उतना दिन तक तो बच्चे उनकी सेवा कर सकेंगे ना। इसीलिए राधा, अभी ही बताना बेहतर है। फिर नैना डॉक्टर और राधा बच्चों के पास आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, हिम्मत ना हारना। इस दुनिया से तो हर किसी को जाना है। और बेटी, वो औलाद भी बहुत ज़्यादा खुशनसीब होती है जिन पर माँ बाप सारी जिम्मेदारियाँ छोड़कर इस दुनिया से चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, तुम भी उसी खुशनसीब औलादों में से हो। बेटी, तुम्हारी मम्मा की दोनों किडनी फेल हो गई है, जिससे अब उनका बच पाना नामुमकिन है। गुड़िया बेटी, तुम तो बहुत ही बहादुर बेटी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताना बेहतर समझा। सोना की बेटियां तो सुनकर रोने लगती हैं। गुड़िया बेटी, हिम्मत रखो। अब तुम्हें मम्मा को भी तो संभालना है और तुम्हारी छोटी छोटी बहनें भी हैं। गुड़िया बेटी, मैंने ये दवाई लिख दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है। तुम्हारी मम्मा कुछ ही देर के बाद होश में आ जाएगी। बेटी, अपनी मम्मा का और अपनी छोटी बहनों का हमेशा अच्छे से ख्याल रखना। ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर नैना डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। राधा भी सारी दवाइयाँ लाकर दे देती है। फिर कुछ ही देर के बाद सोना को होश आ जाता है। ओफो, ये क्या मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है। राधा, क्या हुआ था मुझे? मैं चक्कर खाकर गिर गई थी। कुछ नहीं सोना, बस तुम्हें चक्कर आ गया था और बेहोश होकर गिर पड़ी थी। लेकिन अब तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम ठीक हो जाओगी। अच्छा गुड़िया बेटी, मेरे साथ चलो भोजन लाने। फिर राधा और गुड़िया अनाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया को अनाज मिल जाता है। राधा मौसी, वो रहा अनाज। चलिए हम अनाज लेकर घर चलते हैं। फिर झट से राधा अनाज की ओर चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये ले लो अनाज। और हाँ बेटी, ख्याल रहे
अपनी मम्मा को मत बताना उन्हें क्या बीमारी हुई है, वरना वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी और भी हालात बिगड़ जाएंगे। गुड़िया बेटी, अब ये भोजन लेकर अपने घर जाओ, वरना देरी हो जाएगी। फिर गुड़िया वो अनाज लेकर अपने घर चली जाती है। वो अपनी मम्मा को गौर गौर से देखे जा रही थी। जो माँ इतनी तकलीफ़ें उठाई, इतना ज़्यादा दुख सही, फिर भी अपने बच्चों के साथ पूरी उम्र भी ना रह सकी। गुड़िया सोच रही थी इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभालेगी। अभी तो उसे सही से उड़ना भी नहीं आता था और छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियों का पहाड़ ही टूट गया था। गुड़िया बेटी, क्या बात है? तुम इतनी गहराई से क्या सोच रही हो मेरी जान? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस ये सोच रही थी मेरी मम्मा कितनी ज़्यादा अच्छी है, जो हमें मुफ्त में सभी अच्छी बातें सिखाती है। मम्मा, सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ऐसा लग रहा है आपके कदमों में चांद सितारे ला दूं। अरे मेरी बिटिया रानी, इतनी सियानी कब हो गई? बेटी, आप जैसी औलाद भी नसीबों से मिला करते हैं। मेरी सभी बेटियां बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें भोजन खा लेना चाहिए। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी वो भोजन खा लेते हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा, क्यों ना आज हम लोग अपने बगीचा में ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लें। मम्मा, चलो ना बगीचा में। फिर सभी माँ बेटी अपने बागीचा में आ जाते हैं। गुड़िया के दिल में तो बहुत दर्द छुपा हुआ था। वो एक एक पल डर डर के गुजार रही थी, लेकिन थी तो वो बहादुर हिम्मत वाली बेटी। उसके कंधों पर अपने बहनों का भी जिम्मेदारियाँ थी और उसकी माँ की भी। छोटी सी गुड़िया सोच रही थी, काश वो दुनिया की हर खुशी अपनी माँ को दे पाती, लेकिन गरीबी के कारण कुछ सपने अधूरे ही रह गए थे। ऐसे ही वक्त गुजरते गया और फिर एक दिन सोना अपनी आखिरी सांसें गिनने लगती है। गुड़िया बेटी, न जाने मुझे क्यों लग रहा है मैं अब नहीं जी पाऊंगी। मेरी बेटियों, तुम सभी हिम्मत से काम लेना और हाँ, आपस में कभी किसी के बहकावे में आकर झगड़ा कभी भी ना करना। हाँ, वो तो माँ थी, एक माँ थी। माँ का दिल तड़प रहा था। काश वो अपने बच्चों के साथ और वक्त बिता पाती, सभी का शादी ब्याह करा पाती। सोना के सारे सपने अधूरे रह गए और एक माँ अपने बच्चों को अपनी आँखों में कैद कर लेती है और अपने बच्चों को देखते देखते दम तोड़ देती है। एक लाचार माँ और बेबस माँ अपनी बेटियों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। सोना के सारे सपने अधूरे रह गए। सोना के मरते ही गुड़िया फूट फूट कर रोने लगती है, जैसे मानो उनका वक्त ही रुक गया। बेटियों को तो गम था एक माँ से बिछड़ने का और एक माँ को गम था बेटियों से बिछड़ने का। हाय, ये कैसा वक्त था जो सभी बेटियों को छोड़कर उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में सोना एक पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाई हुई थी। वो 4 अंडे दी हुई थी। सोना माँ बनने वाली थी, लेकिन सोना के पास कोई भी पक्का घोंसला नहीं था, जिसकी वजह से सोना अपने अंडे के साथ साथ भारी बारिश में भीग रही थी। हाय भैया, ये क्या हो गया?
जंगल में इतनी तेज बारिश, मैंने तो अपना पक्का घोंसला भी नहीं बना पाई हूँ। हाय दैया, अब मैं क्या करूँ? चिड़िया तेज बारिश में अपने अंडों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर गए, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है? अब मैं क्या करूं? अगर ऐसे बारिश में भीगती रही तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे और मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? सोना ऐसे ही अपने आप में सोच रही थी कि उधर से राधा अपने चोंच में कुछ अनाज लेकर उधर से गुजर रही थी, लेकिन चिड़िया को भीगता हुआ देखकर चिड़िया के पास आ जाती है। सोना, ये क्या? तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों भीग रही हो? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? क्या तुम अपना पक्का घोंसला नहीं बनाई हो? नहीं राधा, ये अचानक से बारिश शुरू हो गई। मुझे क्या मालूम इतना ज़्यादा बारिश होगी। मुझे तो बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला कि मैं अपना पक्का घोंसला बना सकूं। सोना, अगर ऐसी ही बारिश में भीगती रहोगी तब तो तुम बीमार पड़ जाओगी और फिर तुम्हारा अंडा भी खराब हो जाएगा। सोना, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, वरना तुम्हारे अंडे खराब हो जाएंगे। राधा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सोना, तुम्हें इसी बारिश में अपना पक्का घोंसला बनाना होगा। अच्छा सोना, अब मैं चलती हूँ। मैं अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ कर आई हूँ। मैं तुम्हें अपने घोंसले में लेकर जाती, लेकिन क्या करूँ, मेरा घोंसला कमज़ोर है और छोटा भी। इसीलिए सोना, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं राधा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा सोना, ये लो कुछ फल, इसे खा लो। तुम 2 दिनों से भूखी होगी ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। राधा सोना को कुछ फल देकर वहाँ से चली जाती है। इधर उसी जंगल में एक पेड़ के पत्तों में छुपकर खूंखार चील उनकी बातें सुन रहा था। जाओ जाओ, ये राधा कितनी देर से सोना से बातें कर रही थी। अच्छा हुआ जो चली गई, कम से कम एक चिड़िया से तो पीछा छूटा। न जाने ये सोना कैसी माँ है, ये तो अपने अंडे को पकड़ कर ही रखी हुई है। इसकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपक रही है। ना जाने ये चिड़िया कब सोएगी और मैं कब इसके अंडे को खाऊंगा। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। चिड़िया के अंडे खाए हुए मुझे कितने साल गुजर गए हैं। खूंखार चील अपनी नज़र तो चिड़िया के अंडों पर ही लगाकर बैठा हुआ था। हे ऊपर वाले, ये बारिश कब बंद होगी? अगर ये बारिश ऐसा ही होता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे इसी बारिश में अपना पक्का घोंसला बनाना होगा, लेकिन मैं अपने अंडे को कैसे अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? कहीं मेरे अंडे को शिकारी चील ना खा जाए। लेकिन अगर अपना घोंसला नहीं बनाई तो बारिश में मेरे अंडे ऐसे भी खराब हो जाएंगे। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, अपने अंडे को पत्ते से छुपा कर जाती हूँ। फिर सोना कुछ पत्तों को लेकर अपने अंडों को छुपा देती है। हाँ, अब कोई खतरा नहीं है। अब मैं जा सकती हूँ लकड़ियाँ लाने। फिर चिड़िया दूसरे जंगल में लकड़ियाँ लाने चली जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले को छोड़कर जाती है, उधर से वो शिकारी चील आ जाता है। वाह वाह, क्या बात है, 4 अंडे, आज तो पूरा मज़ा आ जाएगा। अब मैं इस अंडे को खा लेता हूँ, वरना चिड़िया आ जाएगी। चील जैसे ही अंडा खाने वाला था कि उसके दिमाग में एक सुझाव आता है और अंडा नहीं खाता है। अरे, मैं ये क्या करने जा रहा था? इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा।
हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस अंडे को नहीं खाता हूँ। जब इसमें से चार बच्चे बाहर निकलेंगे तब मैं उन बच्चों का मांस खाऊंगा। हाँ, ये सही उपाय है। ऐसा सोचकर चील वहाँ से चला जाता है। तभी उधर से सोना ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर आती है और फिर सबसे पहले अपने अंडे पर से पत्तों को हटाकर अपना अंडा देखती है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जो मेरे अंडे सही सलामत है। अब मैं अपना घोंसला बना लेती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि मेरे अंडे खराब हो जाए। फिर चिड़िया उन लकड़ियों से अपने लिए पक्का का घोंसला बनाने लगती है और फिर कुछ घंटों के बाद एक सुंदर सा घर बना लेती है। अब मेरा घर तैयार हो गया है। अब जल्दी से मैं अपने अंडों को लेकर घर में आ जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने अंडों को जल्दी से लेकर अपने घर में आ जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सोना के 4 अंडे फूट जाते हैं और उनमें से 4 बेटियां निकलती हैं। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लो नरम नरम केला का फल, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर बच्चे फल खा लेते हैं। इधर बारिश भी रुक गई थी। मम्मा मम्मा, हम लोगों को अंडे में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मम्मा, हमें ठंडी क्यों लग रही थी? और अभी तो अंडे से बाहर भी हैं हम लोग, मगर अभी तो ठंडी नहीं लग रही है। ऐसे ही फिर कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, हम सभी को भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दो ना मम्मा। मेरे प्यारे बच्चों, घर में तो सारा अनाज खत्म हो गया है। मैं आप लोगों के लिए अभी अनाज लेकर आती हूँ। आप सभी बहनें यहाँ से कहीं मत जाना, समझी गुड़िया बेटी? तुम अपनी छोटी बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। फिर सोना अनाज लाने के लिए जंगल में चली जाती है। सोना को जाते हुए वो दुष्ट शिकारी चील देख लेता है। अरे वाह वाह, आज वो मौका मिल ही गया मुझे। अभी चिड़िया के घर जाता हूँ और उन बच्चों को अपने गुफा में लेकर आता हूँ। उनका स्वादिष्ट मांस खाऊंगा मैं। फिर शिकारी चील चिड़िया के घर में चला जाता है। बच्चे चील को देखकर डर जाते हैं। बच्चों, तुम सभी मुझसे बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। मैं तो बस ये तुम लोगों को बुलाने आया था। तुम्हारी मम्मा अनाज के लिए जा रही थी जंगल में कि वो एक बड़ा सा पेड़ से टकरा कर नीचे गिर गई और घायल हो गई है। तुम्हारी मम्मा तुम लोगों को आखिरी बार देखना चाहती है, इसीलिए तुम्हारी मम्मा तुम लोगों को बुलाई है। चलो मेरे साथ, इसीलिए तुम्हारी मम्मा तुम लोग, वरना तुम्हारी मम्मा तड़प तड़प कर मर जाएगी और फिर तुम लोग मुंह देखते रह जाओगी अपनी मम्मा का। क्या सच में चील अंकल, मेरी माँ हम लोगों को बुलाई है? और ये सब कैसे हो गया मेरी मम्मा के साथ? गुड़िया बेटी, ये सब बाद में सोचना। जल्दी चलो अपनी मम्मा के पास, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी मम्मा तुम लोगों को देखे बिना ही मर जाए। चील अंकल, मैं अपनी मम्मा को कुछ भी नहीं होने दूंगी। चलो हम सभी को लेकर हम सभी मम्मा के पास चलते हैं। फिर चील सभी बच्चों को वहां से सीधा अपने गुफा में लेकर आ जाता है। चील अंकल, ये हमें कहाँ लेकर आ गए हो? मेरी मम्मा तो नहीं है यहाँ पास। किधर है मेरी मम्मा? हा 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 हा,
चिड़िया के बच्चे, क्या लगा तुम लोगों को कि मैं तुम्हारी मम्मा से मिलाने लाया हूँ? नहीं, मैं तुम लोगों को खाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हूँ नरम नरम मुलायम मुलायम मांस खाने के लिए। हमें जाने दो चील, हमें मत खाओ, हम बहनों को छोड़ दो। चुप कर चिड़िया, ज़्यादा मत बोलो, समझी? चील अंकल, हमें जाने दो, वरना अगर मेरी मम्मा को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी, समझा? इधर चिड़िया अनाज लेकर अपने घोंसले में आ जाती है, मगर अपने बच्चों को ना देखकर हैरान हो जाती है और रोने लगती है। हाय दैया, मैं तो लट गई, बर्बाद हो गई, मेरे चारों बच्चे गायब हैं, कहाँ चले गए मेरे बच्चे? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों को बचा ले, कहाँ गए मेरे बच्चे? हाँ, मुझे लग रहा है ये काम जरूर उस शिकारी चील का होगा, क्योंकि उसी की बुरी नजर मेरी बेटियों पर रहती थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने साथ इस जंगल के कुछ पक्षियों को लेकर उस चील की गुफा में जाती हूँ, शायद वहीं पर मेरे बच्चे लोग हो। फिर सोना अपने साथ अपने जंगल के पक्षियों को लेकर उस खूंखार चील के गुफा में चली जाती है। दुष्ट चील, मुझे पता था तुम ही ऐसा गिरा हुआ काम कर सकते हो। ए चील, मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना हम सभी पक्षी मिलकर तुझे बहुत मारेंगे, समझा? अरे ये क्या, ये चिड़िया तो अपने सभी पड़ोसियों को अपने साथ लेकर आई है। अगर इस वक्त इसके बच्चों को खाऊंगा तो ये मुझे बहुत मारेंगे सभी मिलकर। इससे अच्छा है मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ दुम दबाकर, वरना ये चिड़िया मुझे मार मार कर मेरी पतली कमर ही तोड़ देगी। फिर चील वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और फिर चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है और फिर खुशियों भरा जीवन गुजारने लगती है। दूर किसी जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। सभी पक्षियां परेशान थे। वे सभी सोच रहे थे कि इस बारिश में अपना अपना घोंसला कैसे तैयार करें ताकि इस बारिश में हमें कोई भी नुकसान ना हो। पक्षियों, बारिश का मौसम आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह हमारे जंगल में बाढ़ आ जाए और हमारा जंगल फिर से बर्बाद हो जाए। हाँ पक्षियों, हमें इस बार अच्छे से घोंसला मजबूत मजबूत बनाने होंगे, वरना फिर से हमारा घोंसला टूट जाएगा और फिर से हमारी जान चली जाएगी। राधा और सोना, फिर हमें किस बात की देरी हो रही है? बारिश किसी भी वक्त बरस सकता है, इसीलिए हम सभी चलो अपना अपना मजबूत घोंसला बना लेते हैं, वरना जब बारिश शुरू हो जाएगी तो हमें ज़रा सा भी मौका नहीं मिलेगा हमें अपना पक्का घोंसला बनाने के लिए। फिर सभी पक्षियां अपना अपना घोंसला बनाने लगते हैं और फिर कुछ ही देर के बाद सभी पक्षियां अपना अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेते हैं। पक्षियों, हम सभी ने इस बार बहुत मजबूत घोंसला बनाए हैं, इस बार हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सभी पक्षियां बातें कर ही रहे थे कि आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और मूसलाधार बहुत तेज बारिश होने लगती है। फिर सभी पक्षियां अपने अपने घरों में चले जाते हैं और खिड़की से बारिश देखने लगते हैं। बच्चों, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए खिड़की से बाहर जंगल की सैर करने मत चले जाना, वरना कुछ भी हो सकता है। इस तेज़ बारिश को देखकर तो लग रहा है कि हमारे जंगल में फिर से बाढ़ आने वाली है। हे ईश्वर,
अगर फिर से बाढ़ आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? सोना पिछली बार बाढ़ का सोचकर डर जाती है। बच्चों, यहाँ आओ, मेरे पास आ। ना जाने ये बारिश को क्या हो गया है, ना जाने अब ये कैसा कहर ढाएगी। सभी पक्षियाँ अपने अपने खिड़की से बारिश देख रहे थे। सभी पक्षियाँ ऐसी तेज बारिश देखकर डरे हुए थे, कहीं उनका फिर से घोंसला ना टूट जाए, क्योंकि जब पिछली बार बाढ़ आई थी उनके जंगल में तो उनका जंगल पूरा तबाह हो गया था। उसी तबाही से वो फिर डर रहे थे। हाय भैया, अब मैं क्या करूं? इस बारिश को देखकर तो लग रहा है इस बार भी हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है। सभी पक्षी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं दे रही थी। बारिश को बरसते हुए कुछ दिन गुजर गए, लेकिन बारिश लगातार बरस रही थी, जिसकी वजह से पंछियों के मजबूत घर टूट जाते हैं। फिर सभी पंछियाँ अपनी अपनी जान बचाकर एक पेड़ की डाल पर इकट्ठा होते हैं। हाय भैया, अब हम लोग क्या करेंगे पंछियों? किससे मदद मांगेंगे? ये बारिश तो फिर से हम लोगों पर कहर ढाएगी। ना जाने अब हम लोगों की जान बच भी पाएगी या नहीं। क्या हम लोगों के मरने का समय आ गया है? फिर धीरे धीरे बहुत तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ जाती है और फिर पक्षियाँ रोने लगते हैं। तभी सोना का होशियार बेटा बोलता है, मामा मामा, ऐसा करते हैं, हम लोग बादल मामू के पास चलते हैं। बादल मामू को हम लोग अपनी सारी समस्या बताएंगे और बादल मामू से बोलेंगे कि अब बारिश रोक दे, क्योंकि हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है। हाँ पक्षियों, मेरा बेटा गोलू सही बोल रहा है। ये बात तो हम लोगों को पहले ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन खैर चलो, अब हमें रास्ता तो मिल गया है। चलो बादल भैया के पास। सोना, क्या बादल भैया हमारी मदद करेंगे? हाँ नैना, ज़रूर मदद करेंगे। हम सभी अपनी अपनी परेशानियाँ बताएंगे तो हमारी ज़रूर मदद करेंगे बादल भैया। फिर सोना की बात सभी पक्षियों को सही लगती है और फिर बिना कोई देरी किए सभी पक्षी बादल भैया के पास जाते हैं। बादल भैया, हम पर तरस खाओ। ये बारिश रोक दो, हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है। हम सभी का घर भी टूट गया है बादल भैया। बारिश रोक दो बादल भैया। लगता है बादल भैया हमसे नाराज है। बादल भाई, हम पर तरस खाओ, हमारे बच्चों पर तो तरस खाओ। ये बारिश कम कर दो। अगर ऐसा ही बारिश होती रहा तो हम सभी मर जाएंगे। हम सभी पक्षियाँ तो पहले ही बेघर हो गए हैं। बादल भैया, हम पर तरस खाओ, हम पर तरस खाओ बादल भैया। जब मुसीबत आई तो मदद मांगने आ गए। उस वक्त तुम सभी क्यों नहीं सोचते हो? जब जंगल में पेड़ काटे जाते हैं, जगह जगह गंदगी फैलाते हो तुम लोग, हवाओं में सिगरेट की बदबू, गंदी प्लास्टिक और कूड़ा कचरा और सब टायर खुले में जलाते हो। क्या इन सभी चीज़ों के लिए तुम सभी ने कुछ किया है? पक्षियों, ये सब तुम लोगों का ही किया धरा है। अब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। अब हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो होगा सब तुम लोग भुगतोगे, समझे? बादल भाई का ये बात सुनकर सभी पक्षियों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर बादल से वादा करते हैं सभी पक्षियाँ। बादल भैया, हमें माफ कर दो। अब से हम सभी पक्षियाँ इन सभी बातों का अच्छे से ख्याल रखेंगे और हम अपने पर्यावरण को सुधारेंगे। हम अपने जंगलों को साफ सुथरा रखेंगे और बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, ना हवाओं में ना जंगल में।
न नदी में न नाले में कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलाएंगे और न ही किसी को गंदगी फैलाने देंगे। बादल भैया हमें माफ़ कर दो अब। पक्षियों, अगर ऐसा करोगे तो तुम लोगों का ही फायदा है, क्योंकि ना पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा और ना इसकी वजह से मुसीबतें आएंगी। लेकिन पक्षियों, पर्यावरण का संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, इसीलिए अब हम लोग भी इस बारिश को नहीं रोक सकते हैं। चिड़िया, अब हम लोग भी बहुत मजबूर हैं कि तुम लोगों की मदद नहीं कर सकते। बादल भैया कैसे भी करके हमारी मदद करो, वरना हमारे बच्चे इस बारिश की वजह से मर जाएंगे। हम पर तरस खाओ बादल भैया, हम पर तरस खाओ। पक्षियों, तुम सभी रोना बंद करो और सुनहरा जंगल में एक जादुई नदी है। उस नदी में अच्छी परी रहती है। अच्छी परी के पास जाओ और अच्छी परी से बोलना हमें बादल भैया ने भेजा है, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगी। पक्षियों, जल्दी जाओ, वरना तुम सब बारिश में भीग भीग कर बीमार पड़ जाओगे। धन्यवाद बादल भाई। पक्षियों, हमें जल्दी से सुनहरा जंगल चलना चाहिए। चलो पक्षियों, हमें यहाँ से चलना चाहिए, जल्दी चलो, वरना हमारे बच्चे और भी बीमार पड़ जाएंगे। फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और उड़ते उड़ते सुनहरा जंगल में जादुई नदी के पास पहुँच जाते हैं। अच्छी परी हमारी मदद करो, हम सभी पक्षी बहुत मुसीबत में हैं। अच्छी परी बाहर आओ, नदी से बाहर आओ। अच्छी परी हमारी मदद करो। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे आवाज दिया है। लगता है मुझे कोई मुसीबत में पुकार रहा है। शायद कोई मुसीबत में है। अच्छी परी हमारी मदद करो, हमें बादल भैया ने भेजा है आपके पास। अच्छी परी बाहर आओ। अच्छी परी हमारी मदद करो। अरे, ये तो पक्षियों की आवाज है। मुझे अभी तुरंत इस नदी से बाहर जाना होगा मदद के लिए। फिर अच्छी परी पक्षियों की आवाज सुनकर नदी से बाहर आती है। अरे पक्षियों, तुम सभी इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? अच्छी परी हमारी मदद करो। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है और हमारे घोंसले टूटकर बाढ़ में बह गए और हम लोग बेघर हो गए। अच्छी परी हमारी मदद करो, हमें बादल भैया ने आपके पास भेजा है। पक्षियों, तुम सभी बिल्कुल भी चिंता मत करो। बादल भाई ने भेजा है तो मैं तुम सभी की ज़रूर मदद करूँगी। पक्षियों, इस जंगल में पूर्व की दिशा में तुम सभी जाओ। वहाँ पर तुम सभी के लिए पंपकिन के घर बना दिए गए हैं और उसमें ढेर सारा फल, अनाज, सभी चीज़ें मौजूद हैं। जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती तब तक कोई भी पंपकिन के घर से बाहर मत निकलना। अब जल्दी से जाओ उस जादुई पंपकिन के घर में और बारिश से बचो, वरना इस तेज बारिश में अब तुम लोगों की जान भी जा सकती है। शुक्रिया अच्छी परी, आपने हमारी मदद की। आपका ये एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पक्षियों, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना हमारे बच्चे इस तेज बारिश में मर जाएंगे। चलो पक्षियों, जल्दी चलो यहाँ से। फिर सभी पक्षियाँ अपने अपने बच्चों को लेकर सुनहरा जंगल के पूर्व की दिशा में चले जाते हैं। वहाँ पर ढेर सारा पंपकिन का घर देखकर हैरान हो गए और सभी पक्षियाँ पंपकिन का घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए।
वाह वाह, कितना ज्यादा अच्छा घर है, पंपकिन का जादुई घर। खैर पक्षियों, हम सभी अपने अपने लिए अलग अलग घर चुन लेते हैं और जल्दी से पंपकिन के घर में चलते हैं। फिर सभी पंछियाँ जादुई पंपकिन के घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ अंदर देखते हैं कि उनके लिए ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई थी। पंछियों को बहुत समय के बाद सुकून भरा जीवन मिला था और उन्हें अपनी गलतियों पर बहुत अफसोस हो रहा था। वे सोच रहे थे अगर पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ता तो वो इतनी मुसीबत में नहीं पड़ते। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।